हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम लेक्चर 2 स्टार्ट करेंगे, चैप्टर नंबर 2 ऑफ क्लास 12 केमिस्ट्री का। अगर आपने लेक्चर 1 नहीं देखा है तो अभी जाकर देखिए, उसका लिंक मैंने ऊपर आई बटन पर दे दिया है, क्लिक करिए और देखिए। चलिए अपन स्टार्ट करते हैं लेक्चर नंबर 2। तो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे लेक्चर नंबर 2 ऑफ चैप्टर नंबर 2 की। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले हम जान लेते हैं कौन कौन से हम इस वीडियो में टॉपिक कवर करने वाले हैं। तो पहले है राउल्स लॉ फॉर वोलेटाइल सोल्यूट, आइडियल एंड नॉन आइडियल सॉल्यूशन, पॉजिटिव एंड नेगेटिव डेविएशन, आइसोट्रोप्स एंड विद सम प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। तो चलिए बात करते हैं। पहले राउल्स लॉ को जानने से पहले हम पहले ये जान लेते हैं कि ये लॉ कहाँ पे वैलिड है और इसे क्यों लाया गया हेनरी लॉ के बाद में। तो ये कौन से सॉल्यूशन पे वैलिड है? पहला है लिक्विड इन लिक्विड, सेकंड सॉलिड इन लिक्विड। लिक्विड इन लिक्विड का मतलब क्या है कि वहाँ पे सॉलिड भी लिक्विड है और सॉल्वेंट भी लिक्विड है, और इधर क्या है, जो सॉल्यूट है वो सॉलिड है और जो सॉल्वेंट है वो है लिक्विड। तो पहले आपको मैं कुछ टिप्स दे देता हूँ जो आपके काम में आएगी इस पूरे लेक्चर में। तो जो पहली टिप है, जो लिक्विड सॉल्वेंट है वो जनरली वोलेटाइल होंगे, और जो सॉलिड होगा वो मे और मे नॉट भी वोलेटाइल होगा। सेकेंड टिप ये है कि अभी हम जो भी राउल्स लॉ के अंदर जो इक्वेशन ड्राइव करेंगे उसके अंदर हम जो भी टर्मिनोलॉजी यूज़ करेंगे, जैसे हम जहाँ पे भी 1 लिखेंगे तो उसका मतलब होगा वो सॉल्वेंट के बारे में बात हो रही है, जहाँ पे हम 2 लिखेंगे वो सॉल्यूट के बारे में बात हो रही है। थर्ड टिप कि जो आप लोग जानते ही हैं, एट इक्विलिब्रियम रेट ऑफ इवेपोरेशन इक्वल्स टू हो जाएगी रेट ऑफ कंडेंसेशन, अगर जो वो वेसल है वो क्लोज्ड है। तो चलिए अपन स्टार्ट करते हैं राउल्स लॉ क्या है, और पहला केस जानते हैं लिक्विड इन लिक्विड। तो राउल्स लॉ क्या कहता है? इट स्टेट्स दैट फॉर सॉल्यूशन ऑफ वोलेटाइल लिक्विड द पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ ईच कंपोनेंट इन द सॉल्यूशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स मोल फ्रैक्शन। तो आप लोग सोचेंगे यार ये तो हेनरी लॉ वाली बात हो गई। तो जो हेनरी लॉ हमने लेक्चर 1 में पढ़ा था वो था गैस इन लिक्विड के लिए, जहाँ पे जो गैस है वो सॉल्यूट है और जो लिक्विड है वो हमारा सॉल्वेंट है। तो उसमें हमने क्या बात करी थी, जो पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ गैस होगा इन वेपर फेज वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा मोल फ्रैक्शन पे। तो इसमें वो ये जो कंपोनेंट है जो हमारा लिक्विड है उसका भी यही है। उधर जब हमने प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाया था तो हेनरी लॉ कांस्टेंट आया था। इधर ये कुछ पी नोट आया है। तो ये पी नोट क्या है? ये पी नोट है वेपर प्रेशर ऑफ प्योर कंपोनेंट ऑफ सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट। तो जो P1 हो गया वो क्या हो गया? पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट, और जो पी नोट हो गया वो है प्योर वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट। तो सिमिलरली हम सॉल्यूट के लिए भी ये लिख सकते हैं। अब हम डाल्टन लॉ इधर अप्लाई करेंगे तो वो क्या कहता है, जो पी टोटल हो जाएगा वो हो जाएगा P1 प्लस P2, और जो P1 है वो हमने अभी इधर फाइंड किया था वो ये P1 नॉट इंटू मोल फ्रैक्शन, P2 नॉट इंटू मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट। तो अभी हमने बात करी थी पहले लेक्चर में कि जो मोल फ्रैक्शन होता है ऑफ ए सॉल्यूशन वो इक्वल होता है सम ऑफ मोल फ्रैक्शन ऑफ ईच कंपोनेंट प्रेजेंट इन द सॉल्यूशन। तो इधर 2 कंपोनेंट है x1 प्लस x2, तो इक्वल्स टू 1 हो जाएगा। तो हम क्या लिख सकते हैं, x1 को लिख सकते हैं 1 माइनस x2, जो हमारा मोल फ्रैक्शन वो हमने लिख दिया। बस उसके बाद हमको एक इक्वेशन मिल गई, वो ये रही, पी टोटल इज इक्वल्स टू P1 नॉट प्लस P2 नॉट माइनस P1 नॉट इंटू मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट। तो जो वेयर P1 नॉट प्लस एंड P2 नॉट आर द वेपर प्रेशर ऑफ प्योर कंपोनेंट्स। अगर ये क्वेश्चन आ जाए तो वो पूछ ले आपको मोल फ्रैक्शन बताना है वेपर फेज के अंदर, तो उसके लिए हम क्या इक्वेशन अप्लाइड करेंगे वो भी राउल्स लॉ ने बताया, और ये भी उसने ड्राइव करी है डाल्टन लॉ फॉर गैस। तो वो क्या कहता है, जो पार्शियल वेपर प्रेशर हो जाएगा वो इक्वल हो जाएगा पी टोटल इंटू मोल फ्रैक्शन इन वेपर फेज, और वैसे ही हमारा जो सॉल्यूट का है वो भी यही हो जाएगा टोटल प्रेशर इंटू इट्स मोल फ्रैक्शन इन वेपर फेज। तो चलिए हम अब सेकेंड केस की बात कर रहे थे, सॉलिड इन लिक्विड। सॉलिड इन लिक्विड का मतलब क्या है? अभी मैंने आपको बताया था कि जनरली जो सॉलिड होगा वो होगा नॉन वोलेटाइल, मतलब उसका कोई भी वेपर प्रेशर जनरेट नहीं होगा। तो जो उसका जो प्योर वेपर प्रेशर होगा जो पी नॉट वो हमेशा 0 आएगा, और इनको नॉन इलेक्ट्रोलाइट सॉलिड भी बोल सकते हैं, नॉन इलेक्ट्रोलाइट सॉलिड। तो इसको एक्सप्लेन करते हैं कि अगर हम इसको प्योर लिक्विड में डाल देंगे किसी सॉलिड सॉल्यूट को तो उसका क्या फ़र्क पड़ेगा। तो पहले आप जान लीजिए इवोपरेशन इज अ सरफेस फिनोमेनन, ये आप जानते ही है। अब जैसे हमने सॉल्यूट हमने डाला एक प्योर लिक्विड के अंदर, तो जो ऊपर पहले सरफेस था वो केवल लिक्विड के कंपोनेंट से ही ऑक्यूपाइड था, लेकिन अब हमने सॉल्यूट डाल दिया जो कि नॉन वोलेटाइल है, तो उस सरफेस पे थोड़े सॉल्यूट है और थोड़े लिक्विड के कंपोनेंट्स हैं। तो इससे क्या हुआ
वेपर प्रेशर इनका डिक्रीज होगा। क्यों? जो नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट है उसका जो प्रेशर है वो जीरो है, और जो लिक्विड है उसका थोड़ा बहुत वेपर प्रेशर है। मतलब इससे हमको ये समझ में आया उसका वेपर प्रेशर डिक्रीज होगा, क्योंकि द फ्रैक्शन कवर्ड बाय द सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स गेट रिड्यूस। अब उसका रिजल्ट क्या होता है? जो वेपर प्रेशर भी हो जाता है रिड्यूस। तो चलिए चलते हैं हमारे सेकेंड टॉपिक पे। इसमें आपको मैं एक ज़रूरी चीज़ समझाना चाहता हूँ कि कैसे राउल्स लॉ स्पेशल केस बन जाता है हेनरी लॉ का। ये जब बनेगा जब कोई भी एक कंपोनेंट राउल्स लॉ के अंदर इतना वोलेटाइल हो कि वो गैस की तरह बिहेव करे। तो इससे क्या होगा? जो हेनरी लॉ कांस्टेंट है वो इक्वल हो जाएगा पी नॉट के। तो चलिए चलते हैं थर्ड टॉपिक पे बात करते हैं। हमारा थर्ड टॉपिक है आइडियल एंड नॉन आइडियल सॉल्यूशंस। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले बात करते हैं आइडियल सॉल्यूशंस क्या होते हैं। अभी हमने राउल्स लॉ की बात करी थी, तो ऐसे सॉल्यूशन जो ओबे करते हैं राउल्स लॉ, मतलब वो फॉलो करते हैं राउल्स लॉ को ओवर द एंटायर रेंज ऑफ कंसंट्रेशंस आर नोन एज आइडियल सॉल्यूशन। तब अपन बात करते हैं इनकी प्रॉपर्टीज़ क्या होगी अगर वो राउल्स लॉ को ओबे करते हैं। तो जो एंथैल्पी ऑफ मिक्सिंग होगी वो इक्वल होगी जीरो की। मतलब जब हमने उनके कंपोनेंट को मिक्स किया और एक सॉल्यूशन बना, तो ना तो उसके अंदर से कोई हीट रिलीज हुई, ना उसके अंदर से कोई हीट एब्जॉर्ब हुई। तो इसलिए इनकी जो एंथैल्पी ऑफ मिक्सिंग हो गई वो इक्वल टू हो गई जीरो की। सेकेंड, जो वॉल्यूम में जो चेंज आया वो होगा इक्वल टू जीरो। मतलब उसके अंदर नो चेंज इन वॉल्यूम होगा जब दो कंपोनेंट मिक्स हुई। मान लीजिए हमने 10 ml ए कंपोनेंट डाला और 10 ml बी कंपोनेंट डाला और उसकी वॉल्यूम आई 20 ml। अब आप लोग बात करेंगे ये तो होता ही है, अगर आपने किसी चीज़ में 10 ml डाला है और किसी अगली चीज़ दूसरी चीज़ भी 10 ml डाली तो टोटल 20 हो गए। लेकिन ये जब होगा जब उनकी इंटरमोलिकुलर फोर्सेस सेम होगी दोनों की, और जो एंथैल्पी रिक्वायर्ड है उनके बॉन्ड्स को ब्रेक करने के लिए और नए बॉन्ड्स को बनाने के लिए वो जो होगी इक्वल होगी। अब बात कर लेते हैं नॉन आइडियल सॉल्यूशन। तो नॉन आइडियल सॉल्यूशन हो गए ऐसे सॉल्यूशन जो ओबे नहीं करते राउल्स लॉ। मतलब वो ये वाली प्रॉपर्टी सारी ओबे नहीं करते। उनकी ना तो डेल एच एंथैल्पी होती है इक्वल टू ज़ीरो, ना उनकी जो चेंज इन वॉल्यूम है वो इक्वल टू ज़ीरो है, और ना ही उनके पास सेम मोलिकुलर फोर्सेज है। तो चलिए बात कर लेते हैं इनकी टाइप्स के बारे में। तो नॉन आइडियल सॉल्यूशन के दो टाइप्स हैं, पॉजिटिव डेविएशन और नेगेटिव डेविएशन। मतलब पहला है ऐसे सॉल्यूशन जो पॉजिटिव डेविएशन शो करते हैं राउल्स लॉ से, और दूसरा है नेगेटिव डेविएशन शो करते हैं राउल्स लॉ से। तो चलिए हम इसको एक डायग्राम के थ्रू जान लेते हैं। तो इधर ये डायग्राम है, तो इधर जो डॉटेड लाइन है वो तो एक्सप्रेस करी राउल्स लॉ को। तो जो हमारे पास ए है ये है पॉजिटिव डेविएशन का डायग्राम। तो जो ऊपर लाइन की है मतलब राउल्स लॉ से ऊपर वेपर प्रेशर, तो मतलब इनका वेपर प्रेशर ज़्यादा होता है सॉल्यूशन का। सेकंड जो बी है जो शो कर रहा है नेगेटिव डेविएशन, उसका जो वेपर प्रेशर होगा वो जो राउल्स लॉ के मुकाबले कम होगा। देख लीजिए, अब हम समझते हैं इसमें क्या होगा। जो हमारे पास पॉजिटिव डेविएशन है तो उसके अंदर जो डेल एच जो मिक्सिंग है और जो चेंज इन वॉल्यूम है वो ज़्यादा होगा। मतलब आपने 10 ml मिलाया फिर एक और 10 ml मिलाया सॉल्यूशन में, तो वो 22 ml हो गए, मतलब 20 ml से ज़्यादा हो गए। और वहीं नेगेटिव डेविएशन में जो चेंज इन वॉल्यूम है वो डिक्रीज हो जाता है। अब उसको समझते हैं कैसा होता है। मतलब जो हमारे बॉन्ड बने हैं ए बी, जो नए बॉन्ड फॉर्म हुआ है वो वीकर है पहले वाले बॉन्ड से। मतलब जो पहले वाले कंपोनेंट है ए और बी के मुकाबले। और वही नेगेटिव डेविएशन के अंदर जो नए बॉन्ड फॉर्म हुए ए बी के वो स्ट्रॉन्गर होते हैं पुराने वाले बॉन्ड से जो ए और बी के बीच में बने हुए होते हैं। अब इनके एग्जांपल समझ लेते हैं। इसका एग्जांपल है इथेनॉल, एसीटोन, और नेगेटिव डेविएशन का है फिनॉल एंड एनिलीन। इन एग्जांपल्स को आप याद कीजिए क्योंकि ये आपसे बोर्ड एग्जाम में एमसीक्यू में पूछे जा सकते हैं। तो चलिए चलते हैं और कुछ बात करते हैं इसके बारे में। इसमें हम बात करते हैं इथेनॉल और एसीटोन हो गया पॉजिटिव डेविएशन के एग्जांपल, और फिनॉल और एनिलीन हो गया, और हमारे नेगेटिव डेविएशन के एग्जांपल है क्लोरोफॉर्म और एसीटोन। अब ये कैसे, मैं एक बार इसको आपको समझा देता हूँ। ये देखिए, ये हमारे पास एसीटोन है, C डबल बॉन्ड हो CH3 ये हमारे पास क्लोरोफॉर्म है CHCl3। तो इधर आप देख सकते हैं कि जो CHCl3 हमारे पास जो क्लोरोफॉर्म है उन एसीटोन और उनके बीच में हाइड्रोजन बॉन्डिंग फॉर्म हो रही है, जिसकी वजह से जो बनने वाली बॉन्डिंग है वो स्ट्रॉन्ग हो जाती है प्रोडक्ट की। उम्मीद करता हूँ आपको ये समझ में आया होगा। चलिए चलते हैं हमारे अगले टॉपिक पे।
वो हमारा है एजियोट्रॉप्स। अब समझते हैं ये एजियोट्रॉप्स क्या है। तो पहले इनकी एक बार डेफिनेशन पढ़ लेते हैं, फिर हम जानेंगे बिल्कुल अच्छे से ये क्या है। तो एजियोट्रॉप्स की डेफिनेशन है, ये क्या है, बाइनरी मिक्सचर्स हैं जिनका सेम कंपोजिशन होता है लिक्विड और वेपर फेज में, और ये बॉईल करते हैं कॉन्स्टेंट टेम्परेचर पे, और ये सेपरेट नहीं हो सकते फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन से। ऐसे सॉल्यूशन को अपन कहते हैं एजियोट्रॉप्स। अभी आपने देखा होगा, अभी हमने बात करी आइडियल एंड नॉन आइडियल सॉल्यूशन की। तो ये ऐसे मिक्सचर है जिनको हम अपन सेपरेट नहीं कर सकते सिंपल फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन से, क्योंकि जो इनका कंपोजिशन है लिक्विड और वेपर में बिल्कुल सेम है। इसके भी टाइप्स है 2, मिनिमम बॉइलिंग पॉइंट एंड मैक्सिमम बॉइलिंग पॉइंट एजियोट्रॉप्स। तो हम बात कर लेते हैं मिनिमम और मैक्सिमम क्या है। इसको याद करने के लिए आप ऐसे कर सकते हैं एन मैक्स। एन मैक्स मतलब नेगेटिव, एन से मतलब नेगेटिव और एम मैक्स का मतलब मैक्सिमम। एन मैक्स मतलब नेगेटिव जो डेविएशन शो करेंगे वो होंगे मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप्स, और जो मिनिमम है वो हमारे पॉजिटिव डेविएशन शो करेंगे। इसके एग्जांपल है इथेनॉल और वाटर। इसके एग्जांपल है नाइट्रिक एसिड और वाटर। ये आपको याद रखने पड़ेंगे क्योंकि एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं डायरेक्टली 1 मार्क क्वेश्चन के अंदर। चलिए चलते हैं दूसरे टॉपिक में बात कर लेते हैं हम। तो चलिए बात कर लेते हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की, जो बोर्ड एग्जाम में अक्सर पूछे जाते हैं क्योंकि इनके मोस्ट फेवरेट क्वेश्चंस हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, जब उनको कुछ सिंपल से सवाल पूछना होता है ना, तो केवल ऐसे डायरेक्ट कोई डेफिनेशन नहीं पूछ लेते। जैसे अभी इन्होंने पूछ लिया व्हाट इज आइडियल सॉल्यूशन। तभी हम पढ़ के आए कि ऐसे सॉल्यूशन जो ओबे करते हैं राउल्स लॉ को, उनको आइडियल सॉल्यूशन करते हैं एट ऑल कंसंट्रेशन एंड टेम्परेचर एंड प्रेशर। तो वही इसका आंसर। तो चलिए चलते हैं सेकंड क्वेश्चन पे। सेकंड क्वेश्चन देख लीजिए, एक ही क्वेश्चन है, आंसर सेम है, लेकिन 4 तरीके से पूछा जा चुका है। इतने सारे बोर्ड एग्जाम में इनका फेवरेट क्वेश्चन है इस टॉपिक से रिलेटेड में। तो या तो वो पूछ सकते हैं कि नेगेटिव डेविएशन क्या है, उसका एग्जाम्पल बता दो और उसका एक डायग्राम बना दो। अगर पूछ लेंगे पॉजिटिव डेविएशन क्या है, उसका एक एग्जाम्पल दे दो। या पूछ लेंगे नॉन आइडियल सॉल्यूशन क्या है, अवॉइड नेगेटिव डेविएशन वो सब। तो हमने अभी पढ़ा ही था नेगेटिव और पॉजिटिव के बीच में डिफरेंस। अभी जो उनके डायग्राम है, ये ए पॉजिटिव डेविएशन जो शो कर रहा है, ये जो बी है जो नेगेटिव डेविएशन शो कर रहा है। अब अपन देख लेते हैं इनके कुछ एग्जांपल, जैसे एसीटोन हुआ, क्लोरोफॉर्म हुआ, जो नेगेटिव डेविएशन के एग्जांपल है। तो चलिए चलते क्वेश्चन नंबर 3 पे। इसमें कुछ ज़्यादा खास नहीं था इस क्वेश्चन में। तो थर्ड क्वेश्चन एक न्यूमेरिकल बेस्ड है। इसमें उन्होंने कहा है कि वेपर प्रेशर ऑफ प्योर लिक्विड गिवन है, मतलब ये पी नॉट ऑफ ए है, ये पी नॉट ऑफ बी है। अब हमसे पूछा है फाइंड आउट द कंपोजिशन ऑफ द लिक्विड मिक्सचर द टोटल वेपर प्रेशर हमें दे दिया, पी टोटल दे दिया है, और हमें फाइंड करना है कंपोजिशन इन वेपर फेज, मतलब हमें मोल फ्रैक्शन फाइंड करना है वेपर फेज में। जब भी हम पढ़ के आ चुके हैं तो क्या फॉर्मूला होता है, जब मेरे पास पार्शियल वेपर प्रेशर होता है इक्वल होता है पी टोटल इंटू वेपर फेज का मोल फ्रैक्शन के। तो पहले हमेशा जब भी ऐसे क्वेश्चन आए न्यूमेरिकल बेस्ड, सबसे पहले आप गिवन लिखिए। तो गिवन क्या है, हमें पी नॉट ऑफ ए गिवन है, पी नॉट ऑफ बी गिवन है और पी टोटल गिवन है अपने पास। अब हमने पढ़ा था पी टोटल क्या होता है, पी नॉट ऑफ ए ई पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ ए प्लस पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ बी। तो हमने वही वैल्यू पुट की फॉर्मूले के अंदर, सब गिवन है। इससे अपने पास मोल फ्रैक्शन ऑफ ए आ गया। फिर हमें पता है मोल फ्रैक्शन ऑफ ए प्लस बी इक्वल्स टू 1 होता है, तो मोल फ्रैक्शन ऑफ बी हो गया 1 माइनस मोल फ्रैक्शन ऑफ ए, वो हमने निकाल लिया। पी टोटल गिवन था ही, हमने बस फॉर्मूले में पुट किया और मोल फ्रैक्शन आ गया वेपर फेज का। तो चलिए चलते क्वेश्चन नंबर 4 पे। तो दिया हुआ है गैस ए जो सॉल्युबल है वाटर में बी से ज़्यादा, हमें बताना किसका वैल्यू होगा के एच का ज़्यादा। तो हमने पढ़ा है जिस गैस की सॉल्युबिलिटी ज़्यादा होती है तो उसका के एच कम होता है। तो बहुत ही सिंपल आंसर है इसका। तो हमने पढ़ा है कि भाई सॉल्युबिलिटी इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है के एच के, जिसकी ग्रेटर द वैल्यू ऑफ के एच होगी उसके लोअर सॉल्युबिलिटी होगी। तो इसका मतलब गैस बी के पास हायर वैल्यू ऑफ के एच है देन गैस ए। क्वेश्चन 5 पे चलते हैं। उन्होंने पहले पूछा था कि मिनिमम एंड मैक्सिमम वैल्यू ऑफ पी टोटल बतानी। तो पी नॉट ऑफ 1 तो होगी मिनिमम, पी नॉट ऑफ 2 होगी मैक्सिमम। अगला क्वेश्चन, तो अगले क्वेश्चन में उन्होंने पूछा है कि व्हाट विल हैपन टू द वेपर प्रेशर, कि वेपर प्रेशर इंक्रीज होगा या फिर डिक्रीज होगा जब हमने 1 मोल ऑफ यूरिया डाला है 1 kg ऑफ वाटर में। तो ये कौन सा क्वेश्चन हो गया, सॉलिड इन लिक्विड वाला। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा कि डिक्रीज होगा, क्योंकि ये एक सॉलिड सोल्यूट है और एक नॉन वोलेटाइल सोल्यूट है। इसका आंसर क्या है, जो वेपर प्रेशर है वो हमारा डिक्रीज हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आएगी। मिलते हैं इसके लेक्चर 3 में। तब तक के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।